Hello student, we are doing chapter 6, the crisis of democratic order. We are studying reasons of causes of emergency. It was implemented in the country in 1975 and we have discussed economic causes, movement of Bihar and Gujarat and railway strike. Now we are we will discuss conflict with judiciary. What were the conflict with judiciary and government? You know, judiciary is the third organ of the democracy, and there are horizontal power balance among three organs: legislature, executive, and judiciary. And judiciary, as well as judiciary, is a protector of constitution too. This was conflict with judiciary. Let us start it. You also open your book, page number 107. This was also the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary. ये हम जिस एरा की बात कर रहे हैं, यानी मीन 70s की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम जो जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में जो काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे. डू यू रिमेंबर दैट द discussion about the long drawn conflict between the parliament and the judiciary? You have studied this last year also. +1 में भी हमने रीड किया था जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव किया जाना था, तब भी जुडिशरी और गवर्नमेंट में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे. दिस 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैड एमर्ज्ड. तब 3 जो इश्यूज़ है वो राइज हुए थे, जो कि एक हॉट डिबेट बन गया था पूरी कंट्री में. कैन द इसमें फर्स्ट जो था वो था कि कैन द पार्लियामेंट अब्रीज फंडामेंटल राइट्स, कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को छीन सकती है. द सुप्रीम कोर्ट सेड इट नॉट. सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट curtail the right to property by making an amendment. Court said that parliament cannot amend the constitution in such a manner that rights are curtailed. कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अमेंड नहीं कर सकती कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए. थर्डली, द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रीज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस आर्गूमेंट के साथ अमेंड किया कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को और इफेक्टिव बनाने जा रही है. बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन आल्सो. दिस लेड टू अ क्राइसिस एज फार एज द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी वर कंसर्न्ड. यू मे रिमेंबर दैट द क्राइसिस culminated in the famous Keshwanand Bharti case. In this case, the court gave a decision that there are some basic features of the constitution and the parliament cannot amend this feature. कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इट. 2 developments further added to the tension between the judiciary and executive. Immediately after the Supreme Court's decision in 1973 in the Keshwanand Bharti case, a vacancy arose for the post of Chief Justice ऑफ इंडिया. जब ये केशवानंद भारती केस का जो डिसीजन आया था 1973 में, तभी सुप्रीम कोर्ट में CJI की जो पोस्ट है वो वेकेंट हुई. और ये जुडिशरी में ये कोलोजियम होता है कि जो CJI की पोस्ट है वो सुपर मोस्ट जो सीनियर जज होते हैं उनको दी जाती है. बट अब की बार क्या हुआ, इट हैड बीन अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ justice. But in 1973 the government set aside the seniority of 3 judges. गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 जजेस की जो सीनियरिटी उसको साइड पर रख दिया और 4th जो सीनियर मोस्ट जज थे A.N. रॉय, उनको चीफ जस्टिस यानी CJI को अपॉइंट कर दिया गया. A.N. रॉय एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओबियसली जो 3 जजेस जिनको साइड पे किया गया था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गए. द अपॉइंटमेंट बिकेम पॉलिटिकली कंट्रोवर्सल बिकॉज ऑल द 3 जजेस हु वर सुपरसीडेड हैड गिवन रूलिंग अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टैंड लिया. दस
constitutional interpretation and political ideologies were getting mixed up. Rapidly, people close to the Prime Minister started talking of the need of the judiciary and the bureaucracy committed to the vision of the executive and the legislature. तभी ये एक इशू और राइज हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट की कमिटेड होनी चाहिए, यानी मीन्स कि वो उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए. दिस क्लाइमेक्स ऑफ द कंफ्रंटेशन वाज ऑफ कोर्स द रूलिंग ऑफ द हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड. तभी जो जुडिशरी ने यानी कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो 1971 का जो एमपी का इलेक्शन था उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वहाँ पर एक पिटीशन आई थी जिसमें ये ब्लेम लगाया गया था कि इंदिरा गांधी ने 1971 में कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है और अपने इलेक्शन को जीतने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का बेनिफिट लिया है, जो कि कोर्ट में प्रूव हो गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा ने ये डिसीजन दिया था कि इंदिरा गांधी का जो 1971 का इलेक्शन है वो इनवैलिड है. ये थर्ड रीज़न हो गया. नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो इंदिरा गांधी है उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा. उधर से मूवमेंट चल रहे हैं गुजरात और बिहार में, उधर से इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री में है, उधर से रेलवे की स्ट्राइक है, यहाँ से जुडिशरी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट passed the judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. This order came on an election petition filed by Raj Narayan, a socialist leader and a candidate who had contested against her in 1971. The petition challenged the election of Indira Gandhi on the ground that she had used the services of government servants in her election campaign. ये अंडरलाइन कर लेना आप, ये जो लाइन है द पिटीशन चैलेंज किस ग्राउंड पे थी कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कैंपेन को जीतने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट का यूज़ किया है. द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट मीन्स दैट लीगली शी वाज नो मोर एन एमपी एंड देयरफॉर कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अनलेस शी वाज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन एमपी विद इन 6 months. जिसके बारे में आप जानते हो कि अब जो वो एमपी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकती. अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उसको फिर से एमपी के लिए इलेक्शन में खड़ा होना होगा, जो कि जिसके लिए उसको मैक्सिमम 6 months का टाइम मिलेगा. ऑन जून 24 ये डिसीजन है 12 जून को. जून 24 द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर. टिल हर अपील वाज डिसाइडेड शी कुड रिमेन एन MP but could not take part in the proceedings of लोक सभा. 24 जून को उसको ये कहा गया कि वह MP तो रहेगी बट वो लोकसभा के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स. दिस स्टेज वाज नाउ सेट फॉर अ बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन. अब जो सिनेरियो बन गया था वो एक बहुत बड़े बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए बन गया था. द अपोजिशन political parties led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi's Ram Leela ground on 25 June 1975. जयप्रकाश नारायण वही जो कि जिन्होंने गुजरात और बिहार में मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था, उन्होंने इंदिरा गांधी के रिजाइन की डिमांड की और दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने इसके लिए जो है डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया. 25 जून 1975 को जयप्रकाश अनाउंस्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर. और उन्होंने जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को ना माने, क्योंकि ये गवर्नमेंट इनवैलिड है, इलीगल है. दिस थ्रू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड हिल, जिससे कि गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पर आ गई. द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न्ड अगेंस्ट द कांग्रेस मोर देन एवर बिफोर. ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था. कंट्री का जो मूड है, पॉलिटिकल मूड है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली कांग्रेस के अगेंस्ट में हो गया.
The response of the government was to declare a state of emergency on 25 जून 1975। इसलिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ही emergency declare कर दी। The government declared that there was a threat of internal disturbances and therefore it invoked Article 352 of the Constitution। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या रीज़न दिया कि आर्टिकल 352 ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा बढ़ जाए और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो वो इमरजेंसी यूज़ कर सकती है। तो इस बेस पर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अंडर आर्टिकल 352। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट कुड declare a state of emergency on grounds of external threat or a threat of internal disturbances। The government decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of a state of emergency necessary। Technically speaking, this was within the powers of the government। For our constitution provides for some special powers to the government once an emergency to is declared। ये एक स्पेशल पावर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई थी जो कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को यूज़ की और उसने कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी ऑन द बेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of union government। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को सेपरेट किया हुआ है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और लोकल लिस्ट है, लेकिन इमरजेंसी में ये जो सारा फेडरल सिस्टम है वो सस्पेंड हो जाता है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही आ जाती है। स्टेट लिस्ट और लोकल लिस्ट में कोई भी जो इशू है वो उसका जो सारा पावर है वो सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। सेकेंडली द गवर्नमेंट आल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी में गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर होती है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और छीन भी सकती है। फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ the constitution it is clear that an emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democracy policies cannot function। therefore special powers are granted to the government। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इमरजेंसी की जहाँ नॉर्मल जो पावर्स है गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं चलते बल्कि उनको स्पेशल पावर्स और फंक्शन मिल जाते हैं। अब सपोज़ आपसे ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ एमरजेंसी, तो आपका ये यहीं से आंसर आएगा, आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। एमरजेंसी इज रेफर्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन in which normal democratic policies cannot function। therefore special powers are granted on the government। On the night of 25th June 1975 the Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Farukhdin Ali Ahmad। He issued the proclamation of immediately after midnight the electricity to all major newspaper offices was disconnected। in the early morning a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested। the cabinet were informed about it as a special meeting at 6 AM on 26th after all this had taken place। यानी कि मिडनाइट में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई इस पर, क्योंकि कोई भी जो पार्लियामेंट का कोई भी जो बिल होता है उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं तभी वो इम्प्लीमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट थे उस टाइम फ़खरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने उस पर सिग्नेचर किए और उसके बाद इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होते ही मिडनाइट में ही सारे जो न्यूज़पेपर के जो ऑफिस थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया कि जिससे कि नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर लोगों को ना मिले और किसी को ये पता ना लगे कि किस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। और जो अपोजिशन के जितने लीडर्स थे और वर्कर थे उनको डाउट बेस पर अरेस्ट कर लिया। जैसे रोल एक्ट में ये प्रोविज़न था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट
डाउट बेस पर किसी को भी 2 ईयर्स के लिए विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर सकती है। सेम यही बात थी यहाँ पर भी, जो अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। और 26 सुबह 6 AM ये जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी एक स्पेशल मीटिंग बुलवाई गई। ये इसके अंदर आपको ये कटिंग है उस टाइम की न्यूज़पेपर की। ये कटिंग उस दिन 26 को तो रिलीज़ नहीं हुई, ये बाद में जो न्यूज़पेपर निकले उसमें उसकी रिलीज़ आई। ये देखिए, वर्क मोर टॉक लेस, सब उसमें क्या हुआ कि सारा कंट्री एक यूनिटी में आ गया कि हम सबको अब इस नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ना है। कॉन्सिक्वेंसेस, ये अब ये तो थे सारे फंक्शंस, और इमरजेंसी क्या है उसके कॉजेज़ और फंक्शन। अब है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तक के लिए यही। ओके स्टूडेंट, बाय।